कुछ कहानियों ने एक उम्मीद दी तो कुछ कहानियों ने रुला दिया। क्या सबकी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी? आइए देखते हैं इस दिलचस्प कहानी के आखिरी पड़ाव में। लाइट शॉप एपिसोड 8 लाइट। हेलो, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। एपिसोड शुरू होता है और 5 साल पहले की कहानी बताई जा रही है, जब नर्स गुआन खुद एक पेशेंट थी और नर्स जियोंग वॉन उसकी केयर करती थी। यहाँ पूरे सीन में दिखाया जाता है कि नर्स गुआन 1 महीने तक कोमा में थी और अब होश में आने के बाद वो काफी डिलीरियस है। यहाँ एक बार नर्स गुआन उस जगह के बारे में बात करती है कि वहाँ का टाइम अलग है, और नर्स जियोंग वॉन के पूछने पे कि कौन सी जगह, वो बोलती है मैं समझ नहीं पा रही कि ये कौन सा टाइम है और हम कहाँ हैं। नर्स जियोंग वॉन उसको समझाती है कि ये सब डिलीरियम की वजह से है, जो बहुत सारे आईसीयू के पेशेंट्स को होता है और ट्रीटमेंट से मदद मिलेगी। नर्स गुआन बोलती है लाइट बहुत अच्छी थी, और नर्स जियोंग वॉन सोचती है कि वो वहाँ रखी क्रिसमस लाइट की बात कर रही है और वो आईपॉड उसे एज अ गिफ्ट रखने को बोलती है। और नर्स गुआन बोलती है कि एक दिन वो नर्स जियोंग वॉन जैसी बनना चाहती है। वापस आते हैं अभी के टाइम में। आईसीयू में मॉर्ग का रास्ता पूछने वाले पेशेंट के वेंटिलेटर की ट्यूब फिर से निकल गई है और मॉनिटर जोर जोर से बीप करने लगा। सभी नर्सेज उसकी तरफ भागती हैं। नर्स जियोंग वॉन बोलती है बार बार वेंटिलेटर क्यों निकल जाता है? तभी वो आदमी जोर से सांस लेता है। नर्स जियोंग वॉन उसका आई मास्क हटाती है तो उसकी आंखें खुली हुई हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाता है, वहीं नर्स गुआन खड़ी है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। सोखोई की असिस्टेंट उसे बताती है कि मॉर्चुरी चैम्बर का ड्रॉअर जिसमें ली जी यूंग की बॉडी है अभी भी नहीं खुल रहा है, जिस पे सोखोई बोलता है एक दिन और इंतजार करते हैं। इधर ली जी यूंग बस स्टॉप पे वेट कर रही है, रो रही है। वो बस को आता देख बस की तरफ तेजी से जाने लगती है। बस ड्राइवर को ली जी यूंग बस के सामने दिखाई देती है और वो एकदम से ब्रेक लगाता है और उतर के देखता है, तब उसे वो नहीं दिखाई देती, जबकि वो वहीं उसके सामने खड़ी है। वो उसे इधर उधर तो कभी बस के नीचे ढूंढने लगता है और ली जी यूंग बस में चढ़ जाती है और ह्यूनमिन को देखने लगती है। ह्यूनमिन के कुछ समझ नहीं आता। वो रोते हुए उसके पास जाती है और बोलती है तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती, तुम कब तक ऐसे ही रहोगी? और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है तुम मुझे क्यों नहीं पहचानते? वो रोते हुए नीचे बैठ जाती है। ह्यूनमिन के कुछ समझ नहीं आता। ली जी यूंग चिल्लाते हुए पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था? इतने में एक स्टॉप पे बस के बाकी पैसेंजर्स उतरने लगते हैं। ह्यूनमिन काफी एम्बैरेस्ड हो जाता है और उन लोगों को देखते हुए अपने आप से बोलता है ये सब क्या है, मैं अब क्या करूं? वो बोलती है ये लोग अभी हमें नहीं देख सकते, तुम ही अकेले हो जो मुझे देख सकते हो। लेकिन वो उन लोगों को रोकने और बात करने की कोशिश करता है, मगर वो सब बिना सुने चले जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलती है कितना टाइम लगेगा तुम्हें मुझे याद करने में? अब टाइम नहीं बचा। और उसकी शर्ट को खींच के खोल देती है। वो अपने पेट की तरफ देखता है और डर जाता है। उसके पेट पे एक बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल कट का निशान है और उस पे टाके लगे हुए हैं। वो बोलती है जागो, प्लीज अभी जागो, और एकदम फ्रस्ट्रेशन में उसके कपड़े पकड़ के पागलों की तरह चिल्लाती है तुम्हें अभी जागना होगा। ह्यूनमिन बस शॉक में कभी उसे तो कभी अपने पेट को देख रहा है। अब दिखाया जाता है ली जी यूंग का घर। ह्यूनमिन
ली जी यूंग के हाथ देख के रो रहा है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। और वो बस उसे देख रही है। उधर सोखोई और उसकी असिस्टेंट फिर से ली जी यूंग वाला ड्रॉर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं खुलने पे आज सोखोई बोलता है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, इसे तोड़ देते हैं। इधर सोंगवॉन एक बाउंड्री वॉल चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो चढ़ नहीं पाता। वो हाँफते हुए वहीं खड़ा हो जाता है। तभी कोई खिड़की खोलता है और वो हाइवॉन है। सोंगवॉन उसे देखते ही उससे माफी मांगता है। वो सोंगवॉन से पूछती है, क्या तुम भी मर चुके हो? वो रोने लगता है। हाइवॉन बोलती है, मैं भी मर चुकी हूँ। सोंगवॉन माफी मांगता है और रोते हुए बोलता है कि सब उसकी गलती है। उसने देख लिया था ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग वेट कर रहे थे और वो चाहता था कि कंपनी हैंडल करे। वो पैसे नहीं देना चाहता था। वो बहुत रोने लगता है और बोलता है, मुझे पता है सब मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता ये हो जाएगा। और रोने लगता है। हाइवॉन बोलती है, ये तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, फिर भी ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें दिल से अफसोस है। वो फिर से रोते हुए सॉरी बोलता है। हाइवॉन बोलती है, एक्सीडेंट ऐसी चीज नहीं जिसे कोई टाल सके। हम बदकिस्मत हैं, तुम भी बदकिस्मत हो, मगर इस सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। वो पूछती है, तुम अब कहाँ जाओगे? वो बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ढूंढते रहना होगा, टाइम नहीं बचा है। अंदर सोन्हे बेड पे लेटी हुई ये सब बातें सुन रही है। वो बोलता है, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ जो भी जिंदा है, और उन्हें लाइट शॉप तक ले जाऊंगा। हाइवॉन बोलती है, तो तुम उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रहे हो? मैं भी। वो सभी अपना दर्द भूल जाएंगे और इसी वजह से तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सोंगवॉन सिसक सिसक के रोने लगता है। वो बोलती है, सोमांग अपार्टमेंट जाओ। क्योंकि जब ह्युंजू हाइवॉन को गली में मिली थी, तब हाइवॉन के पूछने पे उसने बताया था कि वो सोमांग अपार्टमेंट पे रहती है। सोंगवॉन सर झुकाता है और फिर रोते हुए वहां से चला जाता है। इधर यू हुई, यानी कि ह्युंजू की माँ, लंगड़ाते हुए जा रही है। रात का टाइम है। तभी वो सामने देखती है कि एक आदमी हांफते हुए आ रहा है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वो रोड साइड लगी हुई रेलिंग का सहारा लेके चल रहा है। वो रुक के उसे देखने लगती है। वो आदमी सोंगवॉन है। वो यूहुई के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, अब मैं तुम्हें लाइट शॉप ले चलूंगा। यूहुई अभी तक बस उसे देख रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसके मुंह में रखा हुआ गॉस दिखाई देता है और उसने क्या बोला वो समझ नहीं आता। ये देख के सोंगवॉन सिसक सिसक के रोने लगता है। यूहुई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोंगवॉन बोलता है, मुझे माफ कर दो। यूहुई कुछ बोलने की कोशिश करती है और फिर पीछे बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और वहां से लंगड़ाते हुए चली जाती है। यूहुई बहुत तेजी में चलते हुए लाइट शॉप के अंदर जाती है। उसके हाथ में ह्युंजू का आइडेंटिफिकेशन नेकलेस है। वॉन योंग उसको देखता है और पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? वो उसे ह्युंजू का नेकलेस दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में काउंटर था तो वो घूम के काउंटर के पीछे चली जाती है। वॉन योंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसे नेकलेस दे देती है। वो नेकलेस देखे बिना उसे बोलता है, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? यूहुई बोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। उसके मुंह में गॉज दिख रहा है। वो बड़बड़ाते हुए उस नेकलेस की तरफ इशारा करती है।
वॉन योंग बोलता है, तुम पहले ही मर चुकी हो। वो हाँ में सर हिला देती है। वो नेकलेस की तरफ देखता है, उस पे ह्युंजू का नाम है। वो यूहुई की तरफ देखता है, वो गिड़गिड़ाते हुए रो रही है। वो बोलता है, ह्युंजू अभी भी जिंदा है। वो रोते हुए हाँ में सर हिलाती है और हाथ जोड़ने लगती है। वॉन योंग बोलता है, यहाँ हर किसी को खुद आना होता है। यूहुई फ्रस्ट्रेशन में जोर से आवाज निकालती है, जो गॉज की वजह से दब जाती है। वो पागलों की तरह रोते हुए अपने मुंह की तरफ इशारा करती है, कभी छाती पीटते हुए रोती है। वॉन योंग बोलता है, उसे यहाँ नहीं ला सकती। वो हाँ में सर हिलाती है और रोते हुए वॉन योंग का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों पे सर झुकाती है जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो। वॉन योंग गहरी सांस भर के नहीं में सर हिलाता है और बोलता है, ये काम नहीं करेगा। ये सुनते ही यूहुई फ्रस्ट्रेशन में बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और वॉन योंग का कॉलर पकड़ लेती है। वॉन योंग अपना चश्मा उतारता है और उसकी तरफ देखता है। यूहुई के चेहरे पे एक अलग लुक आ जाता है। वो नीचे गिर जाती है। वो नीचे बैठ के उसकी तरफ देख रही है। वो वापस चश्मा पहनता है। वो वॉन योंग के पास आती है और अपनी तरफ इशारा करती है, जैसे उसे कुछ बताना चाहती है। वॉन योंग उसे बस देखता है तो यूहुई बहुत ज्यादा रोने लगती है, जैसे वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही है। वॉन योंग को बुरा लगने लगता है तो वो दूसरी तरफ देखने लगता है। यूहुई को वहां रखा हुआ कैंडी का डब्बा दिखता है। वो डब्बे को उठाती है और उसमें से बहुत सारी कैंडीज उठा लेती है और वॉन योंग के हाथों में रख देती है और फिर उसके हाथों से उन कैंडीज को अपने मुंह के पास लाती है और फिर रोते हुए उसकी तरफ देखती है, जैसे कि वो उसे कुछ याद दिलाना चाहती है। वो और कैंडीज लेती है और सेम चीज करती है। अब वॉन योंग का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे अभी रो देगा। वो एक कैंडी का रैपर खोलती है और उसे अपने हाथ से वॉन योंग को खिला देती है। वो कैंडी खा लेता है और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। यूहुई रोते हुए अपनी तरफ इशारा करती है। वॉन योंग उसके गाल पे हाथ रखता है। अब हमें दिखाया जाता है वॉन योंग और उसकी बेटी यूहुई मलबे में है और वॉन योंग प्यार से अपनी बेटी के गाल को छू रहा था। अब वो रोते हुए उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत रोते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वॉन योंग उस दिन मलबे में रेंगते हुए यूहुई की लाइट लेके वापस आया था। उसने यूहुई को जगाया और उसने पहले थोड़ी देर उसे देखा और फिर आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा। बल्ब की रोशनी में वॉन योंग की आंखें बिल्ली जैसी दिखाई दे रही हैं। वो उसकी तरफ हंस के देखता है और पूछता है, तुम ठीक हो? और धीरे से बल्ब उसके हाथ से टच कर देता है। बल्ब तेज जलने लगता है और वो खुशी से हंसने लगता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। ह्युंजू अपने कमरे से निकल के अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती, वो वहां पड़े हुए बल्ब्स को उठा के एक प्लास्टिक बैग में भर के बाहर फेंकने के लिए जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि ह्युंजू को दूसरे लोग नहीं देख सकते, जैसे अभी लिफ्ट में ये औरत। ह्युंजू को बाहर सीढ़ियों पे लेटा हुआ सोंगवॉन दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है और दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से जाने लगती है। सोंगवॉन उसे रोकता है और बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। ह्युंजू चौंक जाती है और बोलती है, क्या? वो उसे बताता है कि वो उसे वो बात बताने आया है जो उसकी माँ उसे बता नहीं पा रही, क्योंकि वो अभी बोल नहीं सकती। और इतने में वो खांसता है और उसके मुंह से पानी निकलता है। ह्युंजू घबरा के पूछती है कि क्या वो ठीक है। सोंगवॉन उससे पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? वो डरते हुए नहीं बोलती है।
वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं और शायद ह्युंजू को याद नहीं कि क्या हुआ और वो लोग कहाँ हैं। वो पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। सॉन्गवॉन फिर से खांसता है और उसके मुंह से फिर से पानी निकलता है। इतने में वो लिफ्ट वाली औरत वहां से वापस बिल्डिंग में जाने लगती है और ह्युंजू उसे मदद के लिए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत बिना देखे बिना सुने निकल जाती है। सॉन्गवॉन बोलता है वो हमें नहीं देख सकती। ह्युंजू को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है, बस इसके बारे में सोचो। जिस पल तुम्हें एहसास होगा तुम जान जाओगी। वो सोचती है और फिर उसे याद आता है क्लास में अटेंडेंस के टाइम टीचर उसका नाम नहीं लेती थी। उसकी फ्रेंड्स उसकी किसी बात का ना तो रिप्लाई करती थी और ना ही सुनती थी। उसके गुड इवनिंग बोलने पे लोग रिप्लाई नहीं करते थे। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो सॉन्गवॉन से पूछती है सर क्या हो रहा है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो पूछती है किस लिए। वो दोबारा माफ़ी मांगता है और फिर बोलता है मैं खुद तुम्हें लाइट शॉप नहीं ले जा सकता। ह्युंजू चौंक जाती है और बोलती है लाइट शॉप। वो बोलता है तुम्हारी माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। तुम्हारी माँ बहुत बेचैन है, तुम्हें वापस भेजने की कोशिश कर रही है अभी भी। ह्युंजू अपने अपार्टमेंट में बैठी है, उसकी आंखों में आंसू है। उसकी माँ आती है, उसके हाथ में एक बल्ब है जो जल रहा है। वो ह्युंजू के पास आके बैठ जाती है और उसे वो बल्ब देने लगती है। ह्युंजू अपने हाथ पीछे कर लेती है। उसकी माँ उसके हाथ में जबरदस्ती बल्ब को रखने की कोशिश करती है। ह्युंजू रोते हुए बोलती है नहीं, क्या मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ माँ, प्लीज। यूहुई उसकी तरफ देखती है और नहीं में सर हिलाती है और रोते हुए वापस उसको वो बल्ब देने की कोशिश करती है। ह्युंजू अपने हाथ पीछे करके एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है और बार बार बस एक ही बात बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं माँ नहीं। और यूहुई फ्रस्ट्रेशन में चीखती है, कुछ बड़बड़ाती है। वो अपनी जेब से नेकलेस निकाल के उसे दिखाती है और कुछ बड़बड़ाते हुए उसे बल्ब देने की कोशिश करती है। अब ह्युंजू पागलों की तरह रो रही है और सेम बात रिपीट किए जा रही है, माँ तुम यहाँ हो, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो माँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसकी माँ बोलने की कोशिश करती है और दबी हुई आवाज में बोलती है, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। ह्युंजू जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है नहीं। उसकी माँ आखिरी बार उसे अपने गले से लगाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसकी पीठ थपथपाती है। दोनों बहुत रो रही हैं। ह्युंजू बोलती है प्लीज माँ, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज क्या मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और फिर उसकी माँ जबरदस्ती उसको वो बल्ब दे देती है। ह्युंजू रोते हुए चीखती है नहीं, और अपार्टमेंट के बाहर तेज रोशनी दिखाई देती है। सॉन्गवन जो बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों पे लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ सॉन्हे जा रही है। वो जाने से पहले हाइवॉन को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। हाइवॉन हंसते हुए गले लगती है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉन्हे बोलती है मत रो। वो दरवाजे पे रखी अपनी रेड हाई हील्स पहनती है और जाने से पहले उसे मुड़ के देखती है। हाइवॉन रो रही है। सॉन्हे की आंखों में भी आंसू है। वो पलट के दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। हाइवॉन वहां खड़ी रोती रहती है और सॉन्हे बाहर निकलती है और थोड़ी दूर चल के बहुत जोर से सिसक सिसक के रोने लगती है और फिर रोते हुए
धीरे धीरे जाने लगती है लाइट शॉप की तरफ। वो लाइट शॉप के अंदर जाती है। वॉन योंग पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ। वो बिना जवाब दिए वहां लगी लाइट्स की तरफ देखने लगती है और उसे एक बल्ब दिखता है जिसकी रोशनी कभी कम कभी तेज हो रही है। वॉन योंग बोलता है क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? वो बोलती है तो ये है वो, और उसे हाथ से छू लेती है और आईसीयू में होश में आ जाती है। तभी हम देख सकते हैं रेड हाई हील्स, बैकग्राउंड में मॉनिटर की बीप और हाय वॉन वहां घर में फ्लोर पे बैठी रो रही है। वो दरवाजे की तरफ देखती है और दिखती है सॉन है। दरवाजा बंद करती हुई, चेहरे पे एक स्माइल, और वो बोलती है मैं वापस आ गई। और मॉनिटर की बीप की आवाज फ्लैट लाइन में बदल जाती है। आईसीयू में डॉक्टर्स नर्सेज सॉन ही की डेड बॉडी के पास खड़े हैं और वो मर चुकी है। हमें दिखाया जाता है सॉन ही ने वो बल्ब निकाल लिया और बोलती है मैं सही थी। वॉन योंग बोलता है उम्मीद करता हूँ कि हम कभी दोबारा ना मिलें। लेकिन सॉन ही बोलती है अगर मैंने इसे गिराया तो क्या मुझे यहाँ रहने मिलेगा? वॉन योंग बोलता है उसे ले लो, ये आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो उस बल्ब की तरफ देखने लगती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है मैं एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ हम साथ जी सकें, और बल्ब को छोड़ देती है। वो फ्लोर पे गिर के टूट जाता है। सॉन ही की बॉडी को ले जाया जा रहा है। एक नर्स थोड़ा अपसेट है कि कैसे वो होश में आई और फिर उसके बाद मर गई। नर्स कुआन बोलती है टर्मिनल ल्यूसिडिटी, मतलब मरने से पहले होश में आना। उसने जरूर लाइट देखी होगी। ली जी यूंग ह्युनमिन को लाइट शॉप की तरफ ले जा रही है। अंधेरी गली में दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं। लाइट शॉप से थोड़ी दूर पहले वो रुक जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। ह्युनमिन सर झुका के बहुत रो रहा है। ली जी यूंग की आंखों में आंसू हैं। वो उसे देख रही है। वो बोलती है जो मैंने कहा था वो करो। ह्युनमिन नीचे देखते हुए बोलता है ठीक है। वो बोलती है अब जाओ। इस पे ह्युनमिन बहुत रोने लगता है। वो बोलती है मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। ह्युनमिन रोते हुए उसे गले लगा लेता है। वो बोलती है अपनी लाइट ढूंढो, चाहे जो भी हो उसे ढूंढो। वो नीचे देखते हुए रोता हुआ लाइट शॉप की तरफ जाने लगता है। लाइट शॉप के दरवाजे पे पहुंच के वो एक बार ली जी यूंग की तरफ देखता है। वो अंधेरे में खड़ी है जिसकी वजह से ठीक से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा, और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वॉन योंग पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ? वो घबराते हुए बोलता है मुझे कुछ चाहिए, और शॉप में इधर उधर देखने लगता है। ली जी यूंग की बात याद करता है कि तुम्हें अपनी विल पावर का यूज करना होगा उसे ढूंढने के लिए। तुम्हें एक ऐसी लाइट चाहिए जो तब चमकने लगे जब तुम उसके पास जाने लगो। वो वहां रखी एक लाइट को छूने लगता है। वॉन योंग उसे ऐसा करने से मना करता है। वो फिर से एक लाइट को छूने लगता है तो वॉन योंग फिर से मना करके बोलता है लगता है ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। वो घबरा के हर जगह देखने लगता है और तभी उसे एक बल्ब दिखता है जो एक हैंगिंग लैंप में लगा है और टिमटिमा रहा है। वो उसे देखता है और फिर लाइट शॉप के बाहर शॉप के अंदर से तेज रोशनी आती दिख रही है। ली जी यूंग जो बाहर खड़ी थी वो बहुत जोर से ह्युनमिन चिल्लाती है और भागती हुई शॉप की तरफ जाती है। बाहर से ही अंदर देखती है। वहां बस वॉन योंग खड़ा है, इसे देख रहा है। वो हैंगिंग लैंप अभी भी हिल रहा है और उसमें बल्ब नहीं है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और फिर रोते हुए धीरे धीरे अंधेरी गली में चली जाती है। अभी से 3 महीने बाद यूजीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। नर्स गुआन नाइट शिफ्ट खत्म करके जा रही है।
नर्स बुयोंग उससे पूछती है, तुम हमेशा नाइट शिफ्ट के लिए वॉलंटियर क्यों करती हो? जिसके जवाब में वो बोलती है, क्योंकि वहाँ हमेशा रात होती है। ये सुन के नर्स जियोंग वॉन हंसने लगती है। जियोंग आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। नर्स कुऑन उससे मिलने जाती है। वो उससे उसके डिलीरियम के बारे में पूछती है। वो बताता है अभी भी कंफ्यूजन रहता है, जैसे हम कहाँ हैं, क्या टाइम हो रहा है। वो बताता है कभी कभी उसे सपना आता है कि वो भटक रहा है, और जब वो उठता है उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है, लेकिन अजीब तरीके से सुकून मिलता है। नर्स कुऑन उसको गिफ्ट देती है, क्लॉग्स जिसपे एलईडी चार्म्स लगे हैं, और बोलती है अब तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे। नर्स कुऑन जाने लगती है और जियोंग बोलता है फिर मिलेंगे। वो बोलती है ये अलविदा है, उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियोंग बोलता है ये सुना सुना लग रहा है। नर्स कुऑन हंसती है और बोलती है वो आदमी बाहर से रूड है लेकिन अंदर से अच्छा है, और बाय बोल के चली जाती है। वो बाहर निकलती है और वेटिंग एरिया में खिड़की से रोशनी आ रही है। वो रुक के उसे देखती है और बोलती है लाइट अच्छी है। वो बहुत खुश है और चलते चलते हंस रही है। अब हमें दिखाया जाता है वो सीन जब लिफ्ट में पानी भर गया था, लाइट रेड हो गई थी, और नर्स कुऑन टायर के पानी के अंदर जाती है और कुछ बोलती है। उसने बोला था तुम्हें लाइट ढूंढनी होगी। बाथरूम वाला सीन जब हाइवॉन दरवाजे के ऊपर से आके चिल्ला रही थी उसे बचाओ, तब नर्स कुऑन ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया था और बोला था तुम्हें लाइट ढूंढनी होगी। मॉर्ग का रास्ता पूछने वाले पेशेंट के बेड के पास खड़े होके भी वो सेम बात बोल रही थी, तुम्हें लाइट ढूंढनी होगी। ली जी युंग जब ह्युनमिन के बेड के पास रो रही थी तब उसे भी नर्स कुऑन ने बोला था तुम्हें लाइट ढूंढनी होगी। इधर वॉन्योंग के पास एक आदमी आता है। ये आदमी वही है जिसने सॉनहे को वो घर दिलवाया था। बियोंगजिन वाला रेस्क्यू डॉग भी वही लाइट शॉप में बैठा हुआ है। ये आदमी एक बॉक्स लेके आया है और बोलता है लगता है एक और एक्सीडेंट हो गया है, काफी नए लोग आ रहे हैं। वॉन्योंग वो डब्बा खोलता है, उसमें बल्ब्स हैं जो टिमटिमा रहे हैं। वो बोलता है क्या पता ये लोग यहाँ रहेंगे या सिर्फ थोड़ी देर के मेहमान होंगे। आगे दिखाया जाता है सॉन्गवॉन आफ्टर लाइफ में बस ड्राइवर है। सॉनहे लैपटॉप में स्टोरीज लिख रही है। हाइवॉन भी उसके साथ है, खुश है। ह्युंजू के डैड उसे स्कूल छोड़ने आए हैं और वो कार में सो गई है। जब वो जागती है तो उसे लगता है कि वो लोग घर आए हैं, जिसका मतलब है वो डिलीरियस है। क्लास में वो अपनी टीचर से बोलती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा और वो नर्स के ऑफिस में रेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो नर्स के ऑफिस के बाहर से निकल जाती है और उसके पीछे कॉरिडोर में वो ग्राउंड में घूमने वाली लड़की भी दिखती है। ह्युंजू बाहर ग्राउंड में जाती है, बर्फ गिर रही है। वो नल खोलती है और पानी अपने हाथ में लेती है तो वो एकदम ठंडा है। वो बोलती है वो जगह असली थी। माँ मुझे याद है, मैंने डिलीरियम का ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्योंकि मैं तुम्हें याद रखना चाहती थी। ये जानकर सुकून मिलता है कि वो जगह वाकई एग्जिस्ट करती है। माँ लाइट शॉप में वॉन्योंग इंस्टेंट कॉफी पी रहा है, कुत्ता भी वही है। तभी यूहुई बाहर से आती है। बाहर बर्फ गिर रही है। वो बोलती है पापा मैं आ गई। बाहर कितनी ठंड है, बर्फ बहुत गिर रही है। पापा आप काम कब खत्म करोगे? वॉन्योंग बोलता है जब सूरज निकलेगा। वो उसे कैंडी देता है और दोनों बहुत खुश हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब बर्ड्स आई व्यू में लाइट शॉप के बाहर दिखाया जाता है। आफ्टर लाइफ में हर तरफ अंधेरा है, बस लाइट शॉप में रोशनी है, और थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग लाइट शॉप्स हैं, यानी कि ये उस दुनिया में अकेली लाइट शॉप नहीं है। फाइनल एपिसोड, पेंडिंग केस। ह्युंजू ग्राउंड में खड़ी है, बर्फ को गिरते देख रही है। वो पलटती है तो पीछे वही लड़की है।
इतनी ठंड में उसने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हैं। ये देख के ह्युंजू बोलती है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुम बीमार हो जाओगी। वो लड़की स्माइल करती है और उसे थैंक यू बोलती है इस तरह से बात करने के लिए, और पूछती है कि क्या वो उसे भूल गई। उसने उसे देख के खिड़की से वेव किया था ह्युंजू को, लेकिन ये सब याद नहीं। वो बताती है कि उसने एक बार उससे बात भी की है, और हमें सीन दिखाया जाता है कि ह्युंजू ने बाथरूम की लाइट बंद कर दी थी और उसने जब इस लड़की को देखा तो सॉरी बोल के वापस ऑन कर दी थी। और उस लड़की के फेस पे लाल निशान थे और स्किन भी निकल रही थी। अब वो लड़की बोलती है, मेरे कभी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और फिर तुमने मुझे देखा और हाय बोला, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से अकेली हो गई, तो मैंने तुम्हें यहाँ तक फॉलो किया। इस लड़की का नाम पार्क सोनू है। वो बोलती है, मुझे सच में एक दोस्त की ज़रूरत है, मेरे पास भी एक राज है। इधर डिटेक्टिव संशिक सांगहून के रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट बंद है, टेबल्स के ऊपर चेयर्स उल्टी रखी हुई हैं। वो एक स्टूल खींच के उसके ऊपर बैठ जाता है और इधर उधर देख के बोलता है, बाहर आओ, मैंने सुना है कि यहाँ एक भूत है, क्या तुम हो? मिस्टर किम, प्लीज बाहर आइए। किम सांगहून काउंटर के पीछे से निकलता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम यहाँ हो, मुझे पता था। संशिक उससे कॉफी के लिए पूछता है और सांगहून 2 कप इंस्टेंट कॉफी बनाता है। संशिक उससे बोलता है कि वो उसके फ्यूनरल में नहीं जा सका क्योंकि वो कोमा में था, और उसने ये डिस्चार्ज होने के बाद सुना कि सांगहून ने उसे बचाया था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि ट्रक के पास आते ही सांगहून डिटेक्टिव को धक्का देके हटा देता है और खुद सामने आ जाता है। डिटेक्टिव थैंक यू बोलता है और सॉरी भी। वो बोलता है, तुम मुझे लाइट शॉप तक ले जा रहे थे, मुझे अब पता चल गया है। सांगहून बोलता है, तुम आखिरकार वहां पहुंचे लेकिन बाहर निकल गए और भटकने लगे। डिटेक्टिव थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए, जिस पे सांगहून ने बोला कि वो बस अपना काम कर रहा था। डिटेक्टिव पूछता है, और एग्जैक्टली क्या है उसका काम? सांगहून बताता है कि ऐसे लोग जिन्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, उन्हें दूसरी दुनिया में भेजना उसका काम है, या तो यहाँ से वहाँ या फिर वहाँ से यहाँ। अब डिटेक्टिव बोलता है जैसे कि वो औरत जो जल के मर गई थी, और सांगहून बताता है कि वो पहले ही मर चुकी थी, उसे पता नहीं था। डिटेक्टिव बोलता है, और वो बूढ़ा आदमी भी, उसके मुंह पे जजैंग सॉस का निशान था, और भूत जजैंगमियोंग कैसे खाएगा? इस पर सांगहून बताता है कि वो आदमी एक लंबे समय से अकेले रहता था और वो भूख से मर रहा था क्योंकि वो अपने घर से नहीं निकल सकता था और उसके पैर कमजोर थे। तो मैं टाइम से पहले वहां पहुंच गया ताकि मैं उसे जजैंगमियोंग खिला सकूं, उसके मरने से पहले आखिरी खाना। डिटेक्टिव बोलता है, कम से कम वो मरते वक्त अकेला नहीं था, और पूछता है जब वो उस जगह पहुंचा तो क्या हुआ? सांगहून बोलता है, किसी ना किसी तरह जिंदगी हमेशा फिर से शुरू होती है। डिटेक्टिव बोलता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, और पूछता है कि सांगहून वहां क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो बस वहां से निकल रहा है और वापस नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई आखिरकार आगे बढ़ सकता है। वो डिटेक्टिव से बोलता है कि उसके पास यूनिक आंखें हैं, तेज नजरें, वो देख सकता है जो हर कोई नहीं देख सकता। जैसे एक्सीडेंट वाली रात वो उस औरत को देख सकता था, और अभी इस वक्त सांगहून को देख सकता है। हर कोई भूतों को नहीं देख सकता। वो बोलता है कि वो अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे जाना है। वो अपना काला चश्मा निकाल के टेबल पे रख देता है और बोलता है कि वो अब डिटेक्टिव के हैं, और बोलता है कि अब डिटेक्टिव के पास बहुत सारे केसेस हैं सॉल्व करने के लिए। डिटेक्टिव वो चश्मा उठाते हुए बोलता है, बहुत सारे अनसॉल्व्ड केसेस। सांगहून चैन से सांस भरता है और उसके चेहरे पे स्माइल है। डिटेक्टिव बोलता है, मैं अपना काम
कंटिन्यू करूँगा। और चश्मा पहन लेता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। पीछे काउंटर पे 2 ग्लास रखे हैं। वो रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है। बर्फ गिर रही है। वो सिगरेट निकालता है और लाइटर से जलाता है। लाइटर वर्क कर रहा है। इधर नर्स कुऑन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके जा रही है। तभी उसे थोड़ी दूर पड़ा हुआ एक स्टीयरिंग व्हील नॉब दिखाई देता है। वो जाके उसे उठाती है। पीछे से एक आदमी आके बोलता है वो उसका है, तो वो उसे दे देती है। वो आदमी बोलता है तुम वही नर्स हो, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन नर्स कुऑन उसको नहीं पहचानती। वो बोलता है मैं बहुत दर्द में था। ये आदमी वही ट्रक का ड्राइवर है जिसने बस को टक्कर मारी थी और ये बाद में हॉस्पिटल में नर्स कुऑन से बोल रहा था कि इसे चेस्ट पेन हो रहा है और नर्स कुऑन ने वेट करने को बोला था। वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, सिर्फ तुम मुझे देख सकती थी। नर्स कुऑन पीछे हटती जा रही है और ये आदमी आगे बढ़ता जा रहा है। वो डरते हुए बोलती है तुम गुस्सा क्यों हो। वो बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्यों नहीं पता, और गुस्से में उस स्टीयरिंग व्हील नॉब से उस पे हमला करता है। नर्स कुऑन बचाव में अपने बैग से अपना चेहरा छुपा लेती है और वो नॉब से जोर से मारता है जिससे उसका बैग नीचे गिर जाता है और उसका टिफिन टूट जाता है। कांच बिखर जाता है और टिफिन में रखे चेरी टोमेटोज भी। वो डर के लिफ्ट की तरफ भागती है। लिफ्ट का बटन प्रेस करती है। वो आदमी हाथ उठाए धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आता है और इतने में लिफ्ट खुलती है और लिफ्ट से निकलता है डिटेक्टिव संशिक, काला चश्मा पहने हुए। वो नर्स कुऑन से बोलता है बहुत दिनों बाद मिले। वो भी उसे पहचान जाती है। वो उस आदमी की तरफ देख के बोलता है कि वो पहले ही बहुत बिजी है तो वो कोऑपरेट करे। वो अपना काला चश्मा उतार के उस आदमी को देखता है। डिटेक्टिव की आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इधर ह्युनमिन डॉक्टर के पास आया है। डॉक्टर बोल रही है स्लीप डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशंस और ठीक से ना सोच पाना, ये सब डिलीरियम के सिम्टम्स हैं और लगभग 20% आईसीयू पेशेंट्स को डिलीरियम होता है। ये दिन में बेटर होता है और रात में बिगड़ जाता है। वो उसे बोलती है कि तुम अभी इसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंट भी। तभी वो देखती है ह्युनमिन अपने आप में खोया हुआ है। वो उसे आवाज देती है। अब ह्युनमिन का चेहरा दिखाई देता है। वो बहुत बीमार और परेशान दिखाई दे रहा है। वो बोलता है कि ये सब वो पहले ही बार बार सुन चुका है, तो प्लीज वो उसकी हेल्प करे। वो पागल हो रहा है। बाहर धूप होती है और उसको लगता है रात है। ये सब उसके दिमाग में है और फिर सारे डॉक्टर्स एक ही बात बोलते हैं। वो बोलता है प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे बताया गया मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मर चुकी है और मुझे कुछ याद नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। ह्युनमिन अब कभी चल भी नहीं सकता। वो व्हील चेयर पे रहता है। डॉक्टर उसे अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस लाने को बोलती है। अब वो उसी रोड ब्रिज पे जाता है। ब्रिज अब बन चुका है, लेकिन आज भी वहाँ लोगों ने फूल रखे हैं, मैसेजेस लिखे हैं, येलो रिबन्स बांधे हैं। वो अपनी जेब से फोन निकालता है। उसका स्क्रीन आज भी टूटा हुआ है। वो मैसेजेस देखता है। लीजी योंग का मैसेज है, मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम हो। फिर ह्युनमिन की तरफ से मैसेज जो उसके डैड ने भेजा था। ह्युनमिन मरा नहीं, ह्युनमिन जिंदा है। वो अभी भी जिंदा है। वो रोने लगता है और गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है और फोन को नीचे फेंक देता है। 3 महीने पहले जब लीजी युंग को सोखोई फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था, वो बोलती है क्या ये मेरे लिए एंड है। वो उसे समझाता है तुम एक अच्छी जगह जा रही हो। वो एक दुनिया है जहाँ हर कोई आखिरकार आगे बढ़ सकता है। वो बोलती है मैं वहाँ पहले ही जा चुकी हूँ, लेकिन क्यों वो मुझे याद नहीं कर सका। और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं।
सोखोई एक गौज उठा के उसके आंसू पोंछता है। वो बोलती है, उस जगह में दूसरे लोग एक दूसरे को याद कर पाए थे, हमारे लिए ये अलग क्यों था? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे याद नहीं दिला पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता था? सोखोई बोलता है, जो तुम महसूस कर रही हो वो बस बचा हुआ लगाव है, मगर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ली जी यूंग की डेड बॉडी का चेहरा दिखाया जाता है और उसकी आवाज आती है, मैं मायूस हूं, मैं उदास और परेशान हूं, मैं उसे मिस करती हूं। सोखोई नेल कटर उठाता है और उसके नाखून काटने के लिए उसके हाथ देखता है। वो देखता है उसके नाखून नहीं थे बल्कि फिंगर टिप्स पे थे। ली जी यूंग बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ वो मुझे याद करे और फिर से मेरा नाम ले। इधर ह्युनमिन अपने अपार्टमेंट में जा रहा है। कॉरिडोर में एकदम अंधेरा है लेकिन वहाँ मोशन सेंसर लाइट्स हैं। वो जैसे जैसे व्हीलचेयर पे आगे आ रहा है एक एक करके लाइट्स जल रही हैं। वो अपने अपार्टमेंट का डिजिटल लॉक खोलता है, 2-3 बार पासकोड डालता है लेकिन लॉक नहीं खुलता। वो परेशान होके अपना बैग खोलता है। इतने में लाइट्स एक एक करके बंद हो जाती हैं। वो अपने ऊपर वाली लाइट को जलाने के लिए अपना हाथ ऊपर करके हिलाता है और ये बिल्कुल वैसा है जब ली जी यूंग स्टॉप पे उसका वेट करती थी और वो बस से उतर के उसको देख के हाथ हिलाता था। सारी लाइट्स एक के बाद एक जल जाती हैं और ली जी यूंग का चेहरा दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है ह्युनमिन अपना हाथ उठाया हुआ है और उसके हाथ में ली जी यूंग की गर्दन है और वो हवा में लटक रही है, बिल्कुल जैसे वो उसे मार रहा है। ली जी यूंग की आवाज आती है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।